हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ना जो बनाने लगा हूँ 7वें मॉड्यूल का जो है वो आपको गैस। तो उसके अंदर मैंने शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ जो है ना एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझानी है। आप लोगों ने जैसे मैं बताऊँ ना, इसी तरह सेम अपने पेपर की तैयारी करनी है। सबसे पहले रिस्क एंड रिटर्न, ये हम देखना है इसमें इधर क्या होता है। तो रिस्क एंड रिटर्न में सबसे पहले तो ये कंपोनेंट होते हैं जो रिस्क के रिटर्न के हैं। ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है और उसमें आ सकता है कि ए के अंदर है जी एडिशनल अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट, बी में आ जाएगा डिविडेंड, सी में आ जाएगा इंटरेस्ट, डी में आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो रिटर्न जो होता है ना उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट शामिल हैं। ठीक है, रिटर्न से मुराद एडिशनल अमाउंट होती है जो आपको जो है वो एक इन्वेस्टमेंट पे मिलती है, और रिटर्न से मुराद वो शेयर होल्डर को मिलने वाला प्रॉफिट होता है जो डिविडेंड कहलाता है। रिटर्न से मुराद वो डेट होल्डर जो होते हैं ना, डेट देने वाले यानी कि, ठीक है, वो उनको मिलने वाला वो प्रॉफिट होता है जो इंटरेस्ट की सूरत में मिलता है। तो रिटर्न से मुराद ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये शामिल होते हैं। उसके बाद रिस्क होता है। रिस्क से क्या मुराद है? रिस्क से मुराद अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत। ये आ सकता है मरूज़ी में। रिस्क जो है ना वो दरअसल हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं जिसको मीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह जो रिस्क होता है ना उसको डेविएशन फॉर मीन, यानी मीन से कितना दूर है आपका, ठीक है, उस एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपका मतवक्के रिटर्न था ना उससे कितना दूर आपका जो है वो रिस्क मौजूद है। ठीक है, तो उस चीज़ का नाम जो है वो, या फिर वो कितना रिस्क आया है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से, उसका नाम जो है वो डेविएशन फॉर मीन यानी रिस्क, या उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है। यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न को मीन भी कहा जाता है और डेविएशन फॉर मीन जो है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहा जाता है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न आर प्रोपोर्शनल। इससे क्या मुराद है कि जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही रिटर्न ज़्यादा होगा, या फिर ये कह लो कि जितना रिटर्न ज़्यादा होगा उतना ही रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो पता होना चाहिए। उसके बाद है जी हमारे पास सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके बारे में भी आ सकती है मरूज़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट रिस्क होना है उसको यूनिक रिस्क भी कहा जाता है, यानी ऐसा रिस्क जो कोई और जो है वो, जो किसी और जगह पे भी मतलब कि जो ना वो हर मार्केट के अंदर मस्ट पाया जाना है, ऐसा यूनिक होता है वो। उसके बाद अनडाइवर्सिफिएबल होता है, इसको आप कम नहीं कर सकते। इसको आप एक ही जगह से दूसरी जगह जो है वो डिवाइड करके कम नहीं कर सकते। ठीक है, अनअवॉइडेबल होता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। जो बंदा भी मार्केट में जाएगा ना इन्वेस्टमेंट के लिए उसे इसका सामना करना ही पड़ेगा हर सूरत। तो ये मार्केट रिस्क, उसको सिस्टमेटिक रिस्क भी कहा जाता है, उसी को यूनिक रिस्क भी कहा जाता है, अनडाइवर्सिफिएबल रिस्क उसको कहा जाता है, अनअवॉइडेबल भी कहा जाता है, और वोलेटिलिटी जो है ना वो भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, तब्दीली जो है ना वो इसके अंदर जो है वो पाई जाती है। उसके बाद है जी अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो अनसिस्टमेटिक होता है ना वो सिस्टम की वजह से नहीं होता, वो बाहर वाले फैक्टर अनासर की वजह से होता है। वो अवॉइडेबल होता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। उसको डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी कहा जाता है। डाइवर्सिफिएबल से मुराद ये है कि ऐसा रिस्क जिसको आप डाइवर्सिफिकेशन करके कम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक ही मार्केट में 10 लाख इन्वेस्ट करने की बजाय मैं जो है वो 10 मार्केटों में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूँ, तो इस तरह हर मार्केट का जो रिस्क होता है मुख्तलिफ होता है। तो मेरा रिस्क जो है वो उसकी वजह से डाइवर्स हो जाएगा, बाँटा जाएगा, जिसकी वजह से मेरा रिस्क कम हो जाएगा। यानी कि एक ही टोकरी के अंदर, सारे बास्केट के अंदर वो अंडे ना रखो, बल्कि मुख्तलिफ टोकरियों में मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप अंडे रख देते हो तो उनकी रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट वाली जो कहावत है ना, वो वाली का नाम जो है वो डाइवर्सिफिएबल है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलेबल रिस्क जो है ना वो भी आ सकता है। तो ये मरूज़ यूँ ही आएगी कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है ना वो अवॉइडेबल कहलाता है, डाइवर्सिफिएबल भी है और कंट्रोलेबल भी है। माँ सिवाय एक पीछे वाली डाल देगा कोई ना कोई रिस्क वाली खसूसियात। ठीक है, मार्केट रिस्क वो कह देगा, ये यूनिक कह देगा, ये सिस्टमेटिक, ये वोलेटाइल। तो इस तरह से पता होना चाहिए कि रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क में किस तरह से वो शॉर्ट भी आ सकता है। अब ये कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क बयान करो, और ये आपको जो है वो मरूज़ियाँ तो यहाँ से हर मतलब मस्ट आनी है ना, 2-3 तो पक्की। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है जी, अगर सिंगल स्टॉक आपको दिया होगा ना, तो उसका आप रिस्क कैसे मालूम करोगे? बच्चों देख लो, सिंगल स्टॉक का मतलब ये होता है कि कोई सी ना रिटर्न दी होंगी एक स्टॉक की, ठीक है? और उसके साथ अगर तो आपको प्रोबेबिलिटी दी हो, उसका फ़ार्मूला अलहदा है, अगर प्रोबेबिलिटी ना दी हो, तो उसका फ़ार्मूला अलहदा है।
प्रोबेबिलिटी दी होगी तो सिंपल आप लोगों ने रिटर्न को ज़रब दे के ना उसका मजमूआ जो होता है वो निकाल लेना, तो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी मीन जो है ना वो आ जाएगा, जिसको औसत भी कहते थे। मजमूआ बटा तादाद, वो पहले कभी हम जो मालूम किया करते थे वो। लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, जब प्रोबेबिलिटी होगी ना तो उसको डिवाइड नहीं करना नंबर ऑफ तादाद से। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ना दी हो ना तो फिर सिंपल फार्मूला होगा सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी मजमू बटा तादाद के। ठीक है। और फिर आगे जाके बताता हूँ कि वेरिएंस जो होता है ना वो दरअसल स्क्वायर रूट होता है आपका। वो मतलब जो वेरिएंस होता है ना वो मतलब पावर होती है आर की, स्क्वायर होता है यानी आर का। ठीक है। जो कि हमें बता रहा होता है कि आपका जो है ना वो कितना आपका रिस्क आने वाला है आगे। ठीक है जी। और जब हम वेरिएंस का जजर ले लेते हैं ना, ठीक है, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क आ जाता है। पता होना चाहिए आप लोगों को कि मीन से मुराद दरअसल एक्सपेक्टेड रिटर्न है और स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद असल रिस्क है। वेरिएंस जो है ना वो इन दोनों के दरमियान में आने वाली चीज़ है, तब्दीली बताएगा हमें। अब ये फार्मूला जो है ना ये उस वक्त है जब प्रोबेबिलिटी ना दी हो। आप लोगों को रिटर्न दिया होगा यानी एक्स या आर कह लो, एक ही बात है, और आपको तादाद दी होगी, तो आपने क्या करना है, मजमूआ बटा तादाद जो है ना वो आपको मीन आ जाएगा, यानी कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। फिर है वेरिएंस। जो वेरिएंस है ना उससे मुराद ये वाली दरमियान वाली चीज़ है जो जज़र के बगैर है, यानी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बाल होल स्क्वायर बटा एन माइनस वन। और ये कब है वेरिएंस, जब हमें प्रोबेबिलिटी ना दी हो, उस वक्त की है ये। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना उसका फार्मूला यानी जो रिस्क है ना उसका फार्मूला ये आ जाएगा हमारे पास, जो है वो जज़र लेने का नाम है। यानी कि जो वेरिएंस है ना वो ये अंदर वाली चीज़ है बगैर जज़र के है जो। और जो जज़र ले लेंगे जब आप, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये थर्ड स्टेप बन जाएगा। और ये उस वक्त है जब प्रोबेबिलिटी ना दी हो, यानी यूँ कह लो कि प्रोबेबिलिटी सेम रहे। सेम क्या रहेगी, वन। और वन जो होता है उसके जिसके साथ भी ज़रब दोगे वो वही कीमत रहती है, याद रखना है। अब आ गया जी, तब जब हमें क्या दी हो, प्रोबेबिलिटी दी हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रिटर्न को ज़रब देते हैं, हर एक रिटर्न को हर एक की दी हुई अलग 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 प्रोबेबिलिटी के साथ ज़रब देंगे हम। जैसे आगे एग्जांपल जो है ना वो इसी की दी हुई है, तो उसको हम ज़रब देते जाएंगे बच्चों, तो वो हमारे पास मीन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो है वो हम फिर इसका वेरिएंस लेंगे। वेरिएंस का फार्मूला क्या होगा, जज़र के बगैर जो अंदर लिखा हुआ है ना एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ज़रब भी जो लिखा हुआ है इसका नाम वेरिएंस है। और जब हम इसका जज़र ले लेंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो हम यूँ निकाल लेंगे। ये था प्रोबेबिलिटी दी हो, और वो पिछले वाला था जब ना दी हो, यानी कि एक हो पूरी। और हमेशा याद रखनी है जो प्रोबेबिलिटी दी होगी ना हमें जिसके अंदर इंडिविजुअल स्टॉक की, तो वो हमेशा इसको मजमूआ वन के बराबर ही होता है, लेकिन दी अलग अलग होती है, तो इसलिए हम अलग अलग से जो वो क्या मालूम कर लेते हैं फिर उनका जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके अलग के हिसाब से मालूम करके उनका मजमूआ जो होता है वो हमारे पास आता है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन करते हैं मीन की। इसमें ये आ सकते हैं आपको कि जो है वो कैलकुलेशन की जाती है सबसे पहले किसकी, मीन की। ठीक है। जिसको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कह देते हैं, और जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम रिस्क ऑफ द स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ पे ना आप लोगों को एवरेज रिटर्न जो है ना वो मालूम करना है। सबसे पहले तो देख लो रिटर्न दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है और अलग-अलग दी हुई है। इस प्रोबेबिलिटी अगर आप मजमूआ निकालो ना टोटल वो वन बनता है। लेकिन अगर वन जो डायरेक्ट हमें ना दिया होता, बताया ना होता प्रोबेबिलिटी, तो हम उसको वन कंसिडर करते। अब अगर दिया हुआ अलग-अलग तो अब हम हर एक रिटर्न को ज़रब देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, आर पी आ जाएगा। और हमें पता है कि आर पी जो है वो दरअसल हमारा उसका मजमूआ जो आएगा ना आखिर में 0.09, ये हमारे पास एवरेज यानी मीन यानी एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया है। ठीक है। मीन निकाल लिया हमने सबसे पहले तो। अब हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है जी, आर माइनस आर का बार यानी एवरेज आर भी उसको कहते हैं, उसका होल स्क्वायर ज़रा पी हम कर देंगे तो वो वेरिएंस आ जाएगी। यानी कि ये वाली जो दरमियान में अमाउंट दी हुई ना उस वो निकाल रहे हैं हम वो निकालने के लिए हमें आखिर में जो वेरिएंस 0.00703 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 703 आएगा ना, इसका अगर हम अंडर रूट लेते हैं, अगर ये जज़र ये लेते हैं ऊपर वाला, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन देगा जो कि हमारे पास 0.838 आ जाएगा। उसको 100 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास परसेंटेज में रिस्क आ जाएगा एक सिंगल इंडिविजुअल स्टैंडर्ड, मतलब कि ना स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया। सिंगल स्टॉक का, इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमने निकाल लिया। उसके बाद आ गया जी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से वीसी से क्या मुराद है जी, जो वीसी होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी वो तब्दीली जो आ रही है इसके अंदर, उसको हम सबसे पहले तो देखेंगे। अब हम दरअसल पता क्या करने जा रहे हैं,
अब हम करने जा रहे हैं एक से ज़ायद जो है ना, उनके लिए मतलब निकालने जा रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर एक टर्म यूज़ होगी हमारी कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन की, यानी स्टॉक हमारा एक से ज़ायद होगा। जब एक से ज़ायद स्टॉक के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका नाम पोर्टफोलियो है। पहले तो था सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसके अंदर रिस्क रिस्क निकाल लिया। लेकिन अब हम मुख्तलिफ़ तरह के स्टॉक्स के अंदर जो है कंपनियों के अंदर अपने स्टॉक को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएशन का पता होना चाहिए कि कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन हम एक यूज़ करेंगे, ठीक है? और वो क्या होता है? सीवी इसको कहते हैं, जो कि बराबर होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन के, ठीक है? ये कहते हैं। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन यानी रिस्क, ठीक है? ये पीछे वाला जो हमने टॉपिक इंडिविजुअल वाला पढ़ा है ना, ये उसी से रिलेटेड है। ये कहता है कि आपका जो असल रिस्क आया है ना, वो आपके एक्सपेक्टेड रिस्क से कितना दूर था या कितने दायरे के अंदर वो मौजूद है। इस चीज़ का नाम जो है ना, वो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन यानी मुतल्लिका फैलाव जो है ना आपके मुतवक्के रिस्क का असल रिस्क से, वो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तब्दीली के अंदर वाला कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है? तो ये किस लिहाज से होता है? पर यूनिट एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिहाज से होता है, ठीक है? तो सीवी इसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे अब इसकी एक एग्जांपल दी है कि मुख्तलिफ कंपनी थी, यहाँ पे ए है, बी है। ए कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है, रिस्क 8 है, रिलेटिव जो रिस्क है ना वो 80% आया है। अब जो मीन होता है ना, उसको आप एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हो, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आप अकेला रिस्क भी कहते हो। तो सी वी जो बराबर होता है वो होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क के, ठीक है? इस एक ही बात है ये। आप कह लो मीन बटा स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो, ठीक है? या सॉरी, आप स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन कह लो, या रिस्क बटा एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लो, बात एक ही है। तो इसको अगर हम करें ना 8 तकसीम 10 करें, ठीक है? जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन वाला, तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन करें ना इनका, तो इसकी परसेंटेज 80 आएगी, इसकी आएगी 60। तो जिस कंपनी का रिलेटिव रिस्क जो है ना वो ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है उसी उसका जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा है, सही है? लेकिन हम अब रिलेटिव रिस्क निकालना चाह रहे हैं कि रिस्क किसका ज़्यादा है। तो जिसका रिस्क कम होगा ना हम उसको चूज़ कर लेंगे, यानी कंपनी बी जो है ना वो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, कंपनी ए को नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए, जिसका रिस्क कम है उसको हम चूज़ करते हैं। अब आगे जी हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क। अब पोर्टफोलियो क्या है? ये एक नया अब तस्वर शुरू हो रहा है। पोर्टफोलियो ये बताता है हमें कि आपका जो, पहले तो आपने सिंगल स्टॉक के अंदर जहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना, तो उसके अंदर आपका रिस्क ज़्यादा होता है। आपको पता है ना कि वो डाइवर्सिफ़िकेशन जो है ना वो अक्कर नहीं कर रहे आप। अब अगर आप मुख्तलिफ़ तरह की कंपनियों के अंदर अपने स्टॉक को इन्वेस्ट करने जा रहे हो, यानी वही टोकरियों की वाली बात है कि मुख्तलिफ़ जो अंडे हैं ना मुख्तलिफ़ टोकरियों में मुख्तलिफ़ जगहों पे रख दोगे तो रिस्क कम हो जाएगा। तो इस तरह जब आप मुख्तलिफ़ कंपनियों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के स्टॉक्स जो हैं वो इन्वेस्ट करोगे, तो वहाँ पे रिस्क आपका कम होता चला जाएगा। तो ये वाली बात है। पोर्टफोलियो यही इसी चीज़ का नाम है कि एक से ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर स्टॉक को जो है वो इन्वेस्ट करने का नाम पोर्टफोलियो कहलाता है। तो उसके अंदर एक 2 तरह की चीज़ें हम देखेंगे। एक होता है इस 2 तरह के जो अब ये स्टॉक आप मुख्तलिफ़ कंपनियों में इस्तेमाल करोगे ना, अब उनको आपने जब ऐड करना होगा ना मुख्तलिफ़ तरह के, तो उस ऐड करने के लिए कुछ शराइत होती हैं जिनको आपने पूरा करना होता है, तब जाके आप उनके मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो रिटर्न आया होता है उनको आप ऐड कर पाते हो। उसके अंदर सबसे पहले तो आप देखते हो कि जो आपने रिस्क वहाँ से मालूम करना होता है, यानी उस रिस्क को आप बीटा का नाम दोगे आप। किसका? बीटा का। पोर्टफोलियो बीटा भी कहा जाता है उसको, ठीक है? ठीक है? और वो सिस्टमैटिक रिस्क का इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क जो है ना वो कहलाता है। तो वो जो बीटा होता है ना आपका, एक तो उस बीटा की दूसरी कंपनी के अंदर से आने वाले बीटा, बीटा किसको कह रहा हूँ मैं? रिस्क को ही तो बीटा कहा जा रहा है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है इंडेक्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क के, सही है? तो एक कंपनी का जो है ना वो बीटा और दूसरी कंपनी का बीटा, उनको आपस में हम कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट का मतलब क्या है? कि उनको हम उनका रिलेशनशिप देखेंगे क्या है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा बढ़ रहा है तो तीसरा क्या होगा। तो इस तरह उनको कंपेयर करेंगे। और कोवेरिएंस हमें उनकी डायरेक्शन देखनी है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर नेगेटिव में है तो एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो जाएगा। अगर वो ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है? तो फिर क्या होगा, एक ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है ना वो रिस्क जो है उसके कोरिलेशन यानी आपस में ताल्लुक, रिलेशनशिप को, दो कंपनियों के मुख्तलिफ तरह के आने वाले रिस्क यानी बीटा की वैल्यू जो है उनको हम कोरिलेशन यानी उनके आपस में ताल्लुक को, और कोवेरिएंस यानी उनके अंदर तब्दीली जो है डायरेक्शनल तब्दीली, उसको देखेंगे।
सबसे पहले तो कोरिलेशन क्या है जी? म्यूचुअल रिलेशनशिप है 2 वेरिएबल का। जब मैं वेरिएबल का नाम लूँगा तो उससे मुराद स्टॉक होगा। क्या होगा? स्टॉक को हम वेरिएबल कहेंगे कि एक स्टॉक कंपनी के अंदर मैंने लगाया जी ₹1000 तो उसको मैं कह देता हूँ ये ए है, ए वेरिएबल है यानी ए स्टॉक है। ठीक है? तो ये याद रखना है। जब कोरिलेशन होगा ना 2 वेरिएबल यानी 2 स्टॉक के दरमियान तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन। उसके बाद है जी कोरिलेशन और कोएफ़िशिएंट। अब ये जो कोरिलेशन है ना इनके दरमियान जो ताल्लुक हम पैदा करने जा रहे हैं मुख्तलिफ 2 कंपनियों से आने वाले स्टॉक की कंपेयरिंग के लिए, हम जो उनके ताल्लुक को बयान कर रही होगी जो चीज़, हम उसको एक ना बाहर से एक मतलब यूनिट ला के दरमियान में रखते हैं कि इसके ऊपर हमने उन दोनों को कंपेयर करना है, इस नाम के साथ। मिसाल के तौर पे कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट यानी कि उनकी जो एफ़िशिएंसी है ना उसकी उसको कोएफ़िशिएंट एफ़िशिएंट क्या होता है? बेहतरी। कोएफ़िशिएंट यानी कोई-सी 2 चीज़ों के दरमियान बेहतरी का नाम है और कोरिलेशन यानी को का मुराद 2, रिलेशन का मुराद तब्दीली। 2 से मुराद ये है कि मोर देन 1 यानी कोरिलेशन यानी कोई-सी मुश्तरका यानी कि ना ताल्लुक को मुश्तरका तौर पे उनकी एफ़िशिएंसी जो है ना उसको मालूम करने का नाम है, ठीक है? तो रो जो है ना उसको हम देखेंगे। तो अब देखो कोवेरिएंस फिर क्या बताएगा? कोवेरिएंस दरअसल डायरेक्शनल रिलेशनशिप बताएगा कि एक अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? तो इस तरह से ये चीज़ें देखेंगे तो उसका नाम जो है ना 2 एसेट के रिटर्न के ऊपर जो है ना वो उनके दरमियान जो है वो डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑन 2 एसेट 2 एसेट के रिटर्न की के दरमियान जो डायरेक्शनल रिलेशनशिप है ना उसका नाम क्या है हमारे पास? कोवेरिएंस कहलाता है, ठीक है? उसकी मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे मैमल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैमल है, अगर कोवेरिएंस दोनों में सेम होगी तो एक ऊपर जाएगा, दूसरा भी जाएगा। एक नीचे जाएगा, दूसरा भी नीचे आएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए मुख्तलिफ़ तरह की। मैं मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोज़ बना चुका हूँ इसके ऊपर कोवेरिएंस पे। बड़ी डिटेल के अंदर दोनों लेक्चर मौजूद हैं, स्लाइडों वाले भी और जो है वो नोट्स वाले भी। अब तो ये गैस दे रहा हूँ तो इसलिए चीज़ें ज़रा मैं समझाए जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो। उसके बाद है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे अब कोरिलेशन कोवेरिएंस को पहले भी बताया एक ऊपर जाएगा दूसरा भी जाएगा अगर पॉजिटिव है अगर एब्सोल्यूट पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव की सूरत में एक अगर पॉजिटिवली ऊपर जा रहा है तो दूसरा ही पॉजिटिवली ऊपर जाएगा एक अगर नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव जाएगा ठीक है तो अगर वो नेगेटिव है एक दूसरे के नेगेटिव है रिलेशनशिप तो उसमें ये है कि एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे एक नीचे दूसरा ऊपर तो इस तरह एक दूसरे को ऑफसेट करते जाएंगे एक वैल्यू ज़्यादा होगी एक कम हो जाएगी तो बेसिकली आप वहीं पे खड़े होंगे जहाँ पे आप मौजूद हैं तो ये बात होती है लेकिन एक ये भी नुकसान है कि अगर एक एब्सोल्यूट पॉजिटिव में है ना तो वहाँ पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव वन से माइनस नेगेटिव तक जाएगी ठीक है तो अगर वो पॉजिटिव वन में है तो इसका मतलब दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो दोनों ऊपर जाएंगी दोनों नीचे आ रही हैं तो दोनों नीचे जाएंगी अगर नेगेटिव में है तो एक नेगेटिव नीचे जाएगी दूसरी भी नीचे जाएगी तो ये बात होती है ठीक है तो इसकी वैल्यू जो होती है ना कोवेरिएंस की उनका पता होना चाहिए इनके डायरेक्शन रिलेशनशिप एक बार नोट्स खोल के ना जो मैंने शेयर किए हुए हैं ग्रुप में उनको ज़रा देख लेना इस टॉपिक को लाजमी ठीक है उसके बाद है जी पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस के दरमियान ज़रा हम अब मालूम करने की कोशिश करेंगे देखो मुख्तलिफ स्टॉक्स होंगे उनकी वेरिएंस दी होगी उनका ताल्लुक दिया होगा तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ फार्मूला इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए आप लोगों को इसके अंदर जो ये सिग्मा है ना ये आपका रिस्क है और ये एक्स है ना ये परसेंटेज है उस स्टॉक की जो आपने इस मार्केट में लगाया हुआ है और ये रो है ना रो ये को एफिशिएंट ऑफ को रिलेशन का को एफिशिएंट है बस ये बताना है ये दो स्टॉक हों तब का फार्मूला पता होना चाहिए ठीक है और ये जो है वो 3 का फार्मूला पता होना चाहिए तो ये आपने इसको रट्टा लगा लेना है और समझ लेना है ठीक है अब है जी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपम जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है उसके कंपोनेंट का पता होना चाहिए आप लोगों को मरूज़ी आती है बहुत आती है इसके अंदर आरएफ होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कम से कम जो है रिस्क होता है जो आपको एक कंपनी में मिल सकता है ठीक है रिटर्न होता है जो आपको कम से कम मिल रहा होता है और वो रिस्क के बगैर होता है रिस्क फ्री होता है आरएम से मुराद मार्केट रिस्क ये कंपोनेंट है पता होना चाहिए बिट ऑफ इंडेक्स कहलाता है इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क बीटा कहलाता है ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को ये मॉडल के देख लो अब ये जो कैपम है ना इसको दरअसल हम SML यानी सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी कहते हैं और ये क्या होती है SML इक्वेशन क्या होती है बोला रिटर्न वो कहता है बराबर होता है RF प्लस RM माइनस RF और बीटा के RF से मुराद है रिस्क फ्री रेट RM से मुराद है मार्केट रिस्क RF से मुराद रिस्क फ्री और ये दरमियान वाला जो लिखा हो ना ये दोनों इनको कहते हैं रिस्क प्रीमियम और ये बीटा होता है अगर अब बीटा ज़ीरो हो जाए या रिस्क प्रीमियम ज़ीरो हो जाए तो ये वाली ज़ीरो जो है उसके साथ ऐड होगी तो हमारे पास जो रिटर्न आ रहा होगा ना वो कम से कम वो RF के बराबर आएगा चाहे ये बीटा यानी जो रिस्क ज़ीरो भी कर दोगे ना आप लोग
यानी बीटा से क्या मुराद है यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क है। अगर इसको आप ज़ीरो भी कर दोगे ना, तब भी आपके पास कोई ना कोई रिटर्न जो ज़रूर आ रहा होगा कम से कम, और वो जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो एसएमएल इक्वेशन यही बताती है हमें, जो कि कैपम कहलाती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिमा एंड फ्रेंच जो थे ना, उसने थ्री फैक्टर मॉडल दिया कि अगर हम इसका जो फैक्टर था, अभी आपने कहा है कि अगर इसमें रिस्क फ्री रिएक्टर को ज़ीरो भी कर दोगे तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा। तो क्या और भी इस तरह के फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं, जो इस चीज़ को असर डाल सकते हैं? तो जी हाँ, बहुत सारे हैं। उसके अंदर फमा एंड फ्रेंच ने तीन फैक्टर मॉडल का तस्वर दिया था। उसने क्या बताए थे तीन फैक्टर? उसने कहा मार्केट रिस्क भी हो सकता है। अगर आप साइज़ बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो उसका भी जो है वो रिस्क कम या ज़्यादा हो सकता है। उससे भी वैल्यू अगर आप ज़्यादा या कम कर रहे हो ना अपने स्टॉक की, तो उससे भी जो है वो फैक्टर पड़ सकता है। तो उसने ये 2 फैक्टर और दिए थे। और जो रिस्क था ना, जो बीटा मार्केट रिस्क जो था, वो तो था ही था पहले, ठीक है। उसके बाद 2 उसने दिए थे ना, वो साइज़ के लिहाज से थे। यानी एसएमएल, स्मॉल माइनस बिग जो थी ना, वो उसका तस्वर दिया, ठीक है। और वैल्यू का तस्वर दिया, यानी कि हाई या माइनस लो वैल्यू अगर आप कर रहे होंगे ना, तो उस हिसाब से। और ये बुक टू मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया था उसने, याद रखना है। बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशो के हिसाब से। अब ये देख लो, थ्री फैक्टर मॉडल की इक्वेशन का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसने साइज और वैल्यू का तस्वर दिया था। तो ये देख लो कि आर पी बीटा वन से मुराद है रिस्क प्रीमियम, और यहाँ पे एस एम बी से मुराद है स्मॉल माइनस बिग, एस एम बी। एच एम एल से मुराद है हाई माइनस लो, बी वन। ये उसने थ्री फैक्टर मॉडल के अंदर ये दो और शामिल हो गए थे, पता होना चाहिए साइज और वैल्यू। उसके बाद फोर फैक्टर मॉडल दिया था जी कार हर्ट ने। और ये कार हर्ट का फोर फैक्टर मॉडल मोमेंटम पे बेस कर रहा था, यानी कि हाई माइनस लो, या अप्स माइनस डाउन, यू एम डी, या डब्ल्यू एम एल, ये एक ही बात है। और इससे क्या मुराद था कि स्टॉक अगर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब आप जो है वो ऊपर जाने का रुझान रखते हो। और अगर तो कंटिन्यू डिक्लाइनिंग कम होती जा रही है, तो इसका मतलब है इफ इट इज़ गोइंग डाउन, अगर वो कम हो रहा होगा, यानी स्टॉक नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये मोमेंटम का तस्वर था। और एक और रेट का फोर फैक्टर मॉडल तो था यू एम डी, यानी अप्स माइनस डाउन, यू एम डी अप्स माइनस डाउन। इसके तस्वर पे किया गया था और ये आ गया। फिर ये चौथा मॉडल भी जब इसके अंदर ऐड हो गया रिस्क फैक्टर, और उससे कहा गया कि आपका रिटर्न पे फैक्टर पड़ सकता है, तो फिर एक और जनरल सी बात पैदा हुई कि क्या बहुत सारे फैक्टर के लिए भी फिर तो हो सकता है कि कोई भी फैक्टर आएगा और वो इसके दरमियान जो है वो मसला डाल सकता है, रोला डाल सकता है। तो वो भी बात सामने आ गई। तो इस तरह फिर मल्टी फैक्टर का तस्वर आया, जिसको हमने जो है वो ये जुगाड़ से याद रखना है, एम एफ एस सी। यानी कि एम से मुराद है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एफ से मुराद है फंडामेंटल, और एस से मुराद है स्टैटिक, और सी से मुराद है कम्बिनेशन। यानी मास्टर के बाद एफ एस सी जो है ना, वो नहीं हो सकती, ठीक है। ये यूँ कह लो कि एफ एस सी और फिर मास्टर किया हुआ है, जुगाड़ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एम से मुराद क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एफ से मुराद है फंडामेंटल, एस से मुराद है स्टैटिक, और सी से मुराद है कम्बिनेशन। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो हेज फंड रिटर्न जो था ना, उसने भी फिर दिए सेवन फैक्टर मॉडल, जो बहुत सारे फैक्टर थे जिनके ऊपर ये बेस करी थी। और वो था बी सी सी ई ई बी बी। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, जुगाड़ है, ये याद रखना है। पहले बी आएगा, उसके बाद तीन चीज़ें रिपीट होनी है, सी, ई और बी। बी, सी सी ई ई बी बी। बी से मुराद क्या है, बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग। और दूसरी पे क्या है, करेंसी ट्रेंड फॉलोइंग। ठीक है, ये दो चीज़ें फॉलोइंग फॉलोइंग में आ रही हैं, सिर्फ बॉन्ड और करेंसी याद करना है, आगे वाले दोनों लेटर सेम है। उसके बाद कमोडिटी ट्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद आखिर वाले सेम है, इक्विटी मार्केट इक्विटी साइज, बॉन्ड मार्केट बॉन्ड साइज। समझ आ गई है? तो ये भी याद होना चाहिए आपको, बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग, इक्विटी ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है, बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग, ये कमोडिटी ट्रेंड फॉलोइंग पता होना चाहिए, करेंसी ट्रेंड फॉलोइंग भी। तो ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इक्विटी साइज, इक्विटी मार्केट इक्विटी साइज, बॉन्ड मार्केट बॉन्ड साइज पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सात फैक्टरों का पता होना चाहिए। बॉन्ड ट्रेंड फॉलोइंग मरूजी आ सकती है, शॉर्ट आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीछे वाली भी जो इक्वेशन बताई हैं वो भी शॉर्ट है, और आपको जो है वो मरूजी भी आ सकती है वहाँ से। कैलकुलेशन वाला भी जो है वो यहाँ से शॉर्ट बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कैलकुलेशन वाला शॉर्ट बन सकता है ये, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसके साथ भी कोई ना कोई कैलकुलेशन वाला हो जो है वो शॉर्ट बनेगा। वो साइज़ दे देगा, वैल्यू दे देगा, बीटा की वैल्यू दे देगा, रिस्क प्रीमियम दे देगा, या आर एम और आर एफ अलग-अलग दे देगा, या हाई या लो वैल्यू अलग-अलग दे देगा, जैसे भी दे दे। फार्मूला याद है तो पता हो। और जो पहले वाला पोर्टफोलियो वाला था, इंडिविजुअल का और मल्टी फैक्टर वाला, वो मतलब वो भी पता होना चाहिए पोर्टफोलियो का आपको, रिस्क बीटा और वो वाली वैल्यू निकालने का। तो ये भी शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, मल्टी फैक्टर के बाद ये वाला आ गया। फिर यूएमडी के बाद फिर एन बी एन उन्होंने लगा दिया कि भाई
7 फैक्टर हों, चाहे 20 हों, चाहे 40 हों, तो उनको आप ज़रब दे दोगे उसकी बीटा की जो है वो उतने इस बीटा के साथ, यानी कि 7 बीटा के 7 रिस्क होंगे और एन जो है उसके भी एन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ के लिए ये बन गई थी। फिर ये इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क मालूम करना है अब हमने। दरअसल इससे मुराद है कि आप लोग ना एक करेक्टरिस्टिक लाइन के ऊपर बीटा की वैल्यू जो है ना उसको कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। और जो बीटा होता है उसको हम इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। तो ये बीटा जो है ना उसको इंडेक्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क इसके लिए कहा जाता है कि देखो सबसे पहले तो हम ये रखते हैं कि अब ये बीटा की वैल्यू जो है ना वो या तो इक्वल टू होगी, या ग्रेटर देन होगी, या लेस देन होगी। बस तीन ही होगी, ये याद रखना है, इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन, या लेस देन वन। ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती, याद रखना है ये। तो इसे इसमें क्या करते हैं हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन में, इसमें करेक्टरिस्टिक लाइन के थ्रू कि हम जो वाई एक्सिस होते हैं ना उस पर अपने शेयर ले लेते हैं, यानी एक्स ले लेते हैं, परसेंटेज जो थी वो। और मार्केट के अंदर जो तब्दीली होती है ना उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, यानी कि जो वाई एक्सिस होता है ना वो डिपेंडेंट होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, मार्केट के अंदर उसकी परसेंटेज चेंज, और वाई एक्सिस पे शेयर की जो परसेंटेज है ना वो चेंज लेते हैं हम। तो यहाँ पे इसको बीटा कहा जाता है जो कि स्लोप बताता है हमें। तो ये देख लो, इसका बीटा का फार्मूला मरूज आ सकती है, को वेरियंस ओवर वेरियंस होता है। अब ये बीटा पोर्टफोलियो कैसे मालूम की जाती है, इसकी पहले वैल्यू देख लो। तीन हो सकती है, या तो वो लेस होगा, या इक्वल टू वन होगा, या वहाँ मोर देन वन होगा। इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, ये मरूजी आई हुई है। इक्वल टू वन होगा, या लेस देन वन होगा, ये ग्रेटर देन होगा। इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता, इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता। स्टॉक बीटा की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकती, याद रखना है। अब जब अगर इक्वल टू ग्रेटर देन बीटा अगर वन हो जाए तो क्या हम डिसीजन लेंगे यहाँ पे, कि अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, जिससे मुराद ये है कि आपके शेयर की प्राइस मार्केट से ज़्यादा है। अगर बीटा की वैल्यू इक्वल टू वन होगी एग्जैक्ट, तो आप कहोगे कि इसका मतलब है कि हमारी जो शेयर प्राइस है ना वो मार्केट प्राइस के बराबर हो गई है। अगर हमारा बीटा लेस देन आ गया वन से, तो हम कहेंगे हमारी शेयर प्राइस कम है और मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये बात है। उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा जो है ना उसको ज़रा हम अब देख लेते हैं। पोर्टफोलियो बीटा मालूम कैसे किया जाता है। ये होता है कि जो बीटा होता है ना उसको उसकी परसेंटेज जो इन्वेस्टमेंट की होती है ना आपने, मिसाल के तौर पे कि बीटा जो था ना उसका रिस्क था कंपनी के अंदर एक, ठीक है, और उसकी मैंने परसेंटेज जो अपने स्टॉक की इन्वेस्ट की हुई है ना वो 20 की है। तो हमें अब ये एक कंपनी के अंदर कितना रिस्क सामना करना पड़ सकता है, ये चीज़ है। तो अगर टोटल मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ परसेंटेज के साथ, जिसका मुख्तलिफ तरह का बीटा मौजूद है, यानी वहाँ पे रिस्क भी मुख्तलिफ तरह के हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करते हो भला, कि आप जो बीटा की परसेंटेज होती है ना उसको ज़रब दे देते हो उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ। यानी बीटा ज़रब इन्वेस्टमेंट जो है ना परसेंटेज, उसको देते जाते हो और जमा करते जाते हो, और आखिर में बीटा की जो वैल्यू आती है वो या तो लेस देन वन होगी, या इक्वल टू वन होगी, या मोर देन वन होगी। तो अगर बीटा जो है ना वो मोर देन वन है, तो वो तो बता चुका हूँ कि इसका मतलब है कि आपकी मार्केट के अंदर जो शेयर की प्राइस है ना वो ज़्यादा है, मार्केट में कम है। अगर बीटा इक्वल टू वन एग्जैक्ट आ जाए तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू यानी जो एक्स एक्सिस पे हमने ली थी ना वो, और जो वाई एक्सिस पे शेयर की परसेंटेज चेंज ली थी वो बराबर हो गई हैं। और अगर आपकी बीटा लेस देन वन आ गई तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू यानी वाई एक्सिस के ऊपर जो आपकी शेयर की प्राइस है ना वो कम है और मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जो वाई एक्सिस होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू दी डिपेंडेंट यानी मार्केट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। यानी मार्केट वाला जो है ना एक्स एक्सिस पे जो मार्केट परसेंटेज ली है वो डिपेंडेंट है। तो ये कैसे निकालते हैं, बीटा ज़रा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के फार्मूले से। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन यानी SML। अब ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन दरअसल हमें रिटर्न बताती है एट वेरियस वैल्यूज़ ऑफ बीटा। बीटा के मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर हमें रिटर्न दे रही होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो बीटा दिया होता है परसेंटेज दी होती है, तब ये जो रिटर्न आया था ना हमारे पास SML, जो कि हमने वो पहले नहीं पढ़ा, जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ना रुको, यहाँ पे हमने देखा था ना जो रिटर्न ये वाला, यहाँ पे अभी फार्मूला दिखाता हूँ मैं। ये वाला जो रिटर्न वाला फार्मूला देखा था ना हमें, ये वाला, यही लगा लो। चलो पहले वाला दिखा देता हूँ जो सिंपल था। अ, यहाँ पे ना ये वाला जो था ना SML वाला, यानी रिटर्न, यहाँ पे जो ये रिटर्न बराबर था RF प्लस RM और माइनस RF बीटा। वो कहते हैं यहाँ पे अगर बीटा जो है ना ये ज़ीरो हो जाए, या इनमें से ये वाली जो अंदर वाली चीज़ ज़ीरो हो जाए, ठीक है। मतलब ये किसी भी तरह नहीं, प्लस के बाद वाली अमाउंट ज़ीरो हो जाए, वो ये दो सूरत में हो सकती है, या बीटा ज़ीरो या रिस्क प्रीमियम ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ये जब भी ज़ीरो भी हो जाए ना वो कहता है, तब भी हमें कोई ना कोई रिटर्न जो है ना वो मिल रहा होता है। SML हमें ये बताती है वेरियस पॉइंट के ऊपर,
और ये उस वक़्त जब बीटा ज़ीरो भी हो जाए उस वक़्त भी हमें कोई ना कोई अमाउंट जो है वो रिटर्न की मिल रही होगी जो कि बराबर होगी एटलीस्ट आरएफ के। और आरएफ जो है ना वो हमें अब ये बताता है कि अगर बीटा की वैल्यू ज़ीरो पे होगी तो आरएफ की वैल्यू कोई ना कोई हमें हमारे पास आ रही होगी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि बीटा ज़ीरो हुआ तो आरएफ भी ज़ीरो हो गया। तो ये रिस्क फ्री जो बराबर होता है ना, उसके बराबर हमें मिल रही होती है कोई ना कोई जो रिटर्न है वो मिल रही होती है। हमें एसएमएल जो थी ना वो यही बता रही थी। ये एसएमएल की इक्वेशन यही तो थी जो हमने अब देखी है। तो ये वो बात अब वो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारा ये होता है ना, ये रिस्क प्रीमियम के अंदर जो हमने अब ये एसएमएल इक्वेशन देखनी है, ये वाली जो सिक्योरिटी मार्केट है वो कहता है ये रिटर्न देती है वेरियस वैल्यूज़ के ऊपर ऑफ बीटा के। तो ये देखो यहाँ पे बीटा की मुख्तलिफ वैल्यू दी हुई है उसने, ठीक है। अब आपने वो जो इक्वेशन अभी समझा के आए ना वो जहन में रखनी है। और यहाँ पे रिटर्न भी दिए हुए हैं मुख्तलिफ तरह के, ठीक है। तो ये देख लो अब आप, वो कहते हैं कि रिटर्न फॉर बीटा जो है ना वो एक्स एक्सिस पे शो हो रही है और वाई एक्सिस पे उसकी परसेंटेज है। वो कहता है अगर आपकी परसेंटेज ज़ीरो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, यानी बीटा की वैल्यू अगर आप लोगों के पास ज़ीरो हो भी गई ना, तब भी आप लोगों का जो रिटर्न है ना वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो शरिया सात तक जा रहा है। वो ज़ीरो के ऊपर भी देख लो। तो वो कम से कम जो शुरू हो रहा है ना आपका रिटर्न, वो कहाँ से ज़ीरो शरिया सात से शुरू हो रहा है। समझ रही, वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये बात है कि अगर बीटा की वैल्यू जो परसेंटेज में आपने ऊपर परसेंटेज बताई हुई है, वो देख लो यहाँ पे रिटर्न जो है ना वो अगर ज़ीरो भी हो जाए तब भी आपको जो कम से कम जो रिटर्न मिल रहा होगा वो कितना होगा, वो आपके आर एफ के बराबर होगा रिस्क फ्री के, जो कि ज़ीरो नहीं है। अब भाई जी आर्बिट प्राइसिंग थ्योरी क्या होती है? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ये होता है कि अगर मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, ठीक है, चीज़ सेम है लेकिन उसकी प्राइस मुख्तलिफ है ना, तो उससे आर्बिट्रेज का जो तस्वर जो है वो जहन में आता है। अब आर्बिट्रेज का प्रोसेस क्या बताता है कि मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर एक ही चीज़ की मुख्तलिफ तरह की प्राइस पाया जाना, जिसकी वजह से लोग कम प्राइस वाली चीज़ को ख़रीदेंगे और ज़्यादा वाली को महंगी को बेच के पैसे सेव करेंगे और कम कीमत वाली जो स्टॉक आता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ का नाम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कहलाती है। उसके बाद एफिशिएंट मार्केट क्या हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एफिशिएंट मार्केट हमें ये बताती है कि जो आपकी जो मार्केट है ना उसके अंदर इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाए और आवाम को पता चल जाए स्टॉक मार्केट में ये होने वाला है, कल को ये स्टॉक इसकी कम कीमत होने वाली है, या ये वाला डिविडेंड कंपनी देने वाली है उसकी स्टॉक की कीमत कम होने वाली है, तो लोग क्या उस चीज़ को ख़रीदने के लिए वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ का नाम जो है वो मार्केट जो है ना उसकी हम एफिशिएंट चेक करने का नाम कहते हैं। तो तीन तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो अगर आपको पता चल भी जाए ना स्टॉक मार्केट में तब भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। नंबर एक, पास्ट इंफॉर्मेशन। नंबर दो, पब्लिक इंफॉर्मेशन। नंबर तीन, इनसाइड इंफॉर्मेशन। यानी जो कमेटी है ना स्टॉक मार्केट की मीटिंग कर रहे होते हैं बंदे, जो अंदर वाले जो होती है असल गवर्नेंस, उसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन जो है ना वो पब्लिक, इनसाइड और पास्ट। अगर पास्ट की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए ना, तो ऐसी लीकेज के ऊपर भी फ़ायदा ना उठाया जाना, जो उस मार्केट को जो वीक फार्म वाली मार्केट कहते हैं। और सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट वो होती है जिसके अंदर अगर पास्ट वाली भी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है, स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को या शेयर लेने वाले लोगों को, और पब्लिक वाली भी पता चल जाए, लीक हो जाए, तो भी वो नहीं उठा सकते। इतनी एफिशिएंट मार्केट होती है। यानी कि वो इतनी तेज़ी से चलती है ना, ये इम्प्लीमेंट होता है ना ये प्रोसेस, कि एक चीज़ का कम होना और दूसरी का बढ़ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, एक चीज़ है उसकी कीमत जो है ना आज जो है वो 10 रुपये है, अगर कल उसकी कीमत 5 रुपये होने वाली है ना, तो वो इतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो गया सारा प्रोसेस कि आज लोग अगर उसको ये चाहेंगे ना कि मैं इसको बेच के और सस्ती वाली को खरीदूँगा, मुझे 5 का इज़ाफ़ा हो जाएगा या फ़ायदा हो जाएगा। तो वो कहता है कि ये जो चीज़ है ना, वो इतनी तेज़ी से कम होगी ना कि वो दूसरी चीज़ इतनी तेज़ी से, मतलब उसकी खरीदारी के ऊपर इतना मतलब कि लोड पड़ेगा कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब किसी चीज़ की वैल्यू मतलब खरीदारी बढ़ती है, परचेज़ बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो उसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगी कि ये जो कीमत जो चीज़ बेच रहे थे ना, इसके ऊपर वाली वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। यानी उसकी कीमत जो आप बेचने जा रहे हो उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाएगी एक साइड पे, और जिसको खरीदने जा रहे हो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो फ़ौरन ही एक ही लेवल पे आ जाएँगे दोनों। तो कोई भी बंदा इससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इसको सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, मुरुज़ी शॉर्ट आ सकता है। 3 नंबर का सवाल आ सकता है कि बताओ कौन-सी होती है, और ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन भी करो, वो ये भी कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर अगर आपको पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन भी, पब्लिक भी और इनसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उसकी वाली भी पता चल जाए तो भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट जो है वो कहा जाता है। तो ये था मॉड्यूल नंबर आपका, गैस नंबर मॉड्यूल का जी
7वें का तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 8वें का बना के भेजता हूँ। तो ये आप लोगों ने देख लेना कैसे आ सकते हैं शॉर्ट, लॉन्ग सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को।